कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक से मामूली किराए पर ले सकते हैं कृषि उपकरण। पशुपालन विकास के लिए चलाया जा रहा है डेयरी पशु विकास कार्यक्रम। बेबी कॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद HM4। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कृषि कार्यों में तेजी तथा समय, श्रम और मजदूरी में बचत करने के उद्देश्य से किसानों को कृषि उपकरण इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए झारखंड के हर जिले में कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना की गई है। किसान इन उपकरण बैंकों से मामूली किराए पर कृषि उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। झारखंड में गव्य विकास निदेशालय की ओर से डेयरी पशु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में उपलब्ध दुधारू गाय एवं भैंस के कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा नस्ल सुधार तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए बायफ को अभिकर्ता नियुक्त करके 15 से 20 गांवों के क्लस्टर में एक एक डेयरी पशु विकास केंद्र की स्थापना करके उसका संचालन किया जा रहा है। बैगन फसल में लगने वाले फलछेदक और तनाछेदक कीट के रोकथाम के लिए फेम दवा से बने घोल का छिड़काव करें। अगर इससे नियंत्रण न हो तो कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करने के बाद ट्राइजोफास और साइपरमेथ्रिन के मिश्रण से बने घोल का छिड़काव करें। बैगन फसल में फलछेदक या तनाछेदक कीट लगे तो नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त हिस्से को तोड़कर खेत से दूर जमीन में गाड़ दे या अच्छी तरह से जलाकर नष्ट कर दे। साथ ही फेम या कोराजिन नामक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 2 लीटर पानी की दर से मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, बैंगन का फल एवं तनाछेदक जो कीट है उससे बचाव के लिए आप फेम, जो फ्लूवेंडामाइड है फेम, और या कोराजिन दोनों में से किसी एक दवा का 1 ml दवा को 2 लीटर पानी में मिला करके 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। यदि कीट नियंत्रण नहीं हो रहा है तो लास्ट स्टेज में आप बैंगन की तुड़ाई करके ट्राइजोफोस 1 ml को व साइपरमेथ्रिन को 1 ml दोनों को 1 लीटर पानी में 2 ml की दर से मिला करके छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पे एक छिड़काव करें। और इसके साथ साथ आप बैंगन की तुड़ाई, जो बैंगन रोगग्रस्त हैं, कीट से रोगग्रस्त हैं, उनको तोड़ करके नष्ट करते रहें। जो किसान इस मौसम में बेबी कॉर्न की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से अधिकाधिक उपज लेने के लिए झारखंड राज्य के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेदों का चयन करें। उन्नत प्रभेदों के बारे में हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। किसान भाई जो बेबी कॉर्न की खेती करना चाहते हैं वो HM4 या BVM2 जैसी किस्मों का प्रयोग बेबी कॉर्न के लिए कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कुछ काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2-3-4 साल के अंदर हम बेबी कॉर्न की कुछ और किस्मों को इस झारखंड राज्य को देने में समर्थ होंगे। बेबी कॉर्न को लगाते समय किसान भाइयों को चाहिए कि करीब 60 सेंटीमीटर की दूरी पे कतार से कतार की दूरी खोलें और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। या तो किसान भाई 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। इससे किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर 1,11,000 पौधे कम से कम 1 हेक्टेयर में रखना होगा ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो मुनाफा। किसान अपनी फसलों पर पाउडर दवा का भुरकाव करने के लिए रोटरी डस्टर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बॉक्सनुमा हिस्से में पाउडर दवा को डालकर ढक्कन को बंद कर दिया जाता है और जब रोटरी को घुमाया जाता है तो पाउडर का भुरकाव होने लगता है। आज कृषि विशेषज्ञ की सलाह में हम जानेंगे कि ठंड में मुर्गियों को गोराइजा रोग से कैसे बचाएं। दुधारू पशुओं में अक्टूबर-नवंबर में एक रोग लगती है जिसको बोलते हैं खुरहा का FMD। ये बहुत ही घातक बीमारी है। इसमें हालांकि पशु तो मरता नहीं है लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता काफ़ी प्रभावित हो जाती है। पशु का दूध स्तर काफ़ी घट जाता है।
बैल में काम करने वाले, जो खेत में काम करने वाले बैल हैं, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, नहीं के बराबर रह जाती है। तो पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि जैसे हम लोग दुर्गा पूजा के समय आए या होली के समय, अर्थात अक्टूबर और मार्च, ये 2 महीना में आप खुरहा से बचने के लिए अपने जानवरों में खुरहा का टीका, FMD का टीका जरूर से लगा लें। ये हमारा पशुपालन। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4200 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1700 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 7200 रुपए, दाल मसूर 5600 रुपए से 6200 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1800 रुपए से 2100 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। दोस्तों, कृषि समाचार में आप देख रहे थे मौसम का हालचाल, मंडी का भी भाव आप जाने और खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी और खबर भी आपको मिली। इसी जानकारियों के सिलसिले में एक और जानकारी, एक नहीं 2 और जानकारी, 2 नहीं 3 और जानकारी। तो जानकारियों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन उसके पहले हम लेंगे छोटा सा विराम। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, स्वागत करने में हम लोग एक्सपर्ट हैं कि नहीं? नहीं, जरूरी है। हमारे किसान भाई बहनों का स्वागत नहीं करेंगे, मान सम्मान नहीं करेंगे तो फिर वो शायद जानकारी लेने में उतना उत्साह नहीं दिखाएंगे। तो आप पूरे उत्साह के साथ आज इस विषय पर जानकारी लीजिए। देखिए, खाद, हम लोग खाद अमूमन इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खाद, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर होता है केंचुआ खाद। केंचुआ खाद, केंचुआ खाद जैविक खाद होता है। तो केंचुआ खाद कैसे तैयार करें, क्या इसकी विधि है, क्या तकनीक है और क्या इसका महत्व है? बिल्कुल, बहुत जरूरी। क्या फायदा है, हम लोग क्यों करें, इस विषय पर आज हम जानकारी लेंगे। अपने विशेषज्ञ कौन है? और जानकारी देंगे डॉक्टर शंकर कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम पहुंचे हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानो सिमडेगा में और हमारे साथ हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर कुमार सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि केंचुआ खाद का उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है और इसका महत्व क्या है। हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि केंचुआ खाद होता क्या है? तो केंचुआ खाद जो केंचुआ खाता है और खाने के बाद जो अवशेष छोड़ते जाता है मलमूत्र के रूप में, वो केंचुआ खाद है। इसका रंग जो है
कालापन लिए होता है और चाय के पत्ती के आकार का होता है। आप समझ जाए इसको कि जैसे चाय का पत्ती है सेम वैसा ही होता है। इसमें जो है पोषक तत्व जो है वो सभी प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व के अलावा एंजाइम्स और हार्मोन्स भी इसमें पाए जाते हैं, जो खासकर किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा, हमारे किसान भाई अगर चाहें कि इसका उत्पादन करना तो किस प्रकार से इसका उत्पादन कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो किसान भाई को जहाँ भी उत्पादन करना है उस स्थान का चुनाव अच्छे तरीक़ा से करना चाहिए, जहाँ पर पानी न लगे, हवादार स्थान हो, हवा का पूर्ण व्यवस्था हो, पानी न लगे लेकिन वहाँ पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। काहे कि इस केचुआ खाद बनाने में नमी की आवश्यकता पड़ती है और नमी आर्द्रता देने के लिए वहाँ पानी होना आवश्यक है। और स्थान ऊंचा हो जहाँ पानी न लगे, इसका व्यवस्था करता। दूसरी, स्थान छायादार हो। केचुआ जहाँ भी बनाए वो स्थान छायादार होना चाहिए। ऐसे स्थान का चुनाव किसान भाइयों को करना चाहिए। चुनाव करने के बाद 2 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा घेरा बना लेना चाहिए, जिसमें एक बात खास ध्यान देना चाहिए कि फर्श अगर पक्का हो तो अति उत्तम है, अगर पक्का नहीं है तो बांस दे करके, फराठी जिसको कहते हैं, फार करके दे करके उस पर ईंटा और बालू का व्यवस्था करते हुए इसको करना चाहिए। और ऐसा जो हम बनाते हैं कि केचुआ भागे नहीं, इसका व्यवस्था या जो अवशेष पदार्थ डालते हैं वो इधर उधर ना हो जाए, इसके लिए 6 इंच से 1 फीट ऊंचा उठा देते हैं मेड़ को। और पहला काम जो हम करते हैं, जो पहला परत देना है, उसमें हम 6 इंच मोटा गोबर, सड़ा हुआ गोबर और मिट्टी या जो पहले से केचुआ खाद बना है वो मिला करके छिड़काव कर देते हैं, जिसकी मोटाई 6 इंच होता है। ये केचुआ का प्रारंभिक खाद का काम करता है या प्रारंभिक भोजन का काम करता है। तो पहला परत जो देना है, बिछाना है, वो उपजाऊ मिट्टी हो, उसके बाद गोबर और केचुआ ये मिक्स हल्का मिट्टी हो, उसको देते हैं। इसके बाद 8 से 10 इंच इसके ऊपर 8 से 10 इंच जो हमारा फसलों का अवशेष हो या घास फूस जो भी हो, उसको चॉप करके टुकड़ा टुकड़ा करके और उसको गोबर में एक छिड़काव कर देते हैं और आधा जब सड़ जाए तो उसको एक परत उस पर डाल देना है। इसकी मोटाई लेकिन 1 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब दूसरी परत डालते हैं तब फिर हम तीसरा परत जो भी अवशेष और भी जैसे घर में कचरा सब्जी वगैरह निकल रहा हो, सड़ा हुआ जैसे भात हो, जो भी बच जाए उसका एक हल्का परत उसके ऊपर हम लोग डालते हैं। और लास्ट में हम 6 इंच मोटा गोबर का एक बिछावन टाइप का बिछा देते हैं और तब केचुआ को छोड़ते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि प्रति वर्ग मीटर 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा स्थान के लिए 1500 से 200 केचुआ हम छोड़ते हैं और वो भोजन करके केचुआ खाद बनाता है। एक और ध्यान देने लायक है किसान भाइयों को इसमें कि केचुआ जो भी हो वो स्थानीय हो, जो इस प्रवेश में जहाँ भी बनाना हो, अगर झारखंड में बनाना है, सिमडेगा में बनाना है, तो जो झारखंड में है एलेसिना फोर्टिडा जो यहाँ के लिए उपयुक्त है, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के जलवायु में वो पूरी तरह से उस इन्वायरमेंट में रहा है, तो वैसे हम केचुआ का चुनाव करके और प्रति वर्ग मीटर जो है 1500 से 2000 केचुआ छोड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसान भाई जो केचुआ प्राप्त करेंगे वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, केचुआ प्राप्त करने का जो सही स्थान है, रसायन विभाग, कृषि एवं रसायन विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में केचुआ उपलब्ध है और वहाँ से किसान भाई केचुआ प्राप्त कर सकते हैं। केचुआ बनाने में 50 से 60 दिन लगता है। ये सबसे जो
कम दिन में जो कंपोस्ट तैयार होता है वो केंचुआ के द्वारा तैयार किया। और जो किसान भाई इस तरह से बेड तैयार कर लेते हैं और केचुआ छोड़ते हैं तो कितने दिनों के अंतराल में ये खाद तैयार हो जाता है? देखिए, जब केंचुआ हम छोड़ते हैं उसके करीब करीब 60 दिनों के बाद खाद तैयार हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि केंचुआ धूप नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा छाया हो, और हर जो परत हम डालते हैं अवशेषों का उसमें पानी का छिड़काव हमेशा करते रहना है, इस ध्यान देना है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो केचुआ खाद तैयार हो जाएगा तो इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा? देखिए, केंचुआ खाद का जो उपयोग है वो हम सब्जियों में कर सकते हैं, बाग बगीचों में कर सकते हैं, खेतों में कर सकते हैं। और केंचुआ खाद डालने से जो एक तो आप जान जाइए कि केंचुआ खाद में जो प्राइमरी पोषक तत्व है उसके अलावा एंजाइम और हार्मोन्स भी इसमें रहता है। तो खेतों के लिए, खासकर मिट्टी सुधार के लिए इसका प्रयोग अति आवश्यक है और खेतों का भौतिक दशा का ये सुधार करता है। फसलों में 15 से 20% की वृद्धि होती है। फल और फूलों में अंततः उपज में हमको केंचुआ खाद डालने से वृद्धि मिलता है। दूसरी बात है कि जो भी अवशेष जो हमको बच जाता है उसको सड़ाने में ये केंचुआ खाद जो है, जो खेतों में अवशेष मिल गया जो काट के हम छोड़ते हैं उसको सड़ाने में केंचुआ खाद, चूँकि इसमें हार्मोन्स और एंजाइम मिलता है तो उसका विघटन बहुत तेजी से होता है। तो ये उससे भी हमारी उर्वरता शक्ति जो है खेतों का वो बढ़ता है केंचुआ खाद डालने से। आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार। वाह, वाकई ये जानकारी तो वाकई बहुत 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 अच्छी थी, बहुत अच्छी थी और और महत्वपूर्ण भी। निश्चित ही हाँ, किसान भाई बहन इस पर अमल करते हुए लाभ उठाएंगे ही। बिल्कुल लाभ उठाएंगे। हम लोग वर्मी कंपोस्ट अमूमन बोलते हैं जी, आम जी। जिंदगी में, वही वर्मी कंपोस्ट जो केंचुआ खाद होता है। बिल्कुल। तो आपने तरीके जाने केंचुआ खाद बनाने के। अब एक और महत्वपूर्ण संदेश हम आपके सामने रखेंगे और आप इस संदेश से लाभ उठाएं। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो? हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या। मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। कुमार जी को जोहार। जोहार कुमार जी। तो भाई अब दूसरी जानकारी दिलाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमार जी। तो कुमार जी दिलाएंगे अब हमारे किसान भाई बहनों को जानकारी। तो कुमार जी, हमारे किसान भाई बहनों को आज आप किस चीज़ की जानकारी दिलाने वाले हैं? बताते हैं। किसान भाइयों, आपको बहुत बहुत जोहार। क्या आप जानते हैं कि बगैर जुताई भी गेहूं की बुआई की जा सकती है? आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो हम आपको बताते हैं, टीलेज विधि से। जी हाँ, कम लागत में आपको वही अच्छी उत्पादन मिलेगी। तो इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर परवेज आलम। अच्छा, तो आइए किसान भाइयों, अपने विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज आलम से आज जानकारी लेते हैं गेहूं की जीरो टिलेज विधि से बुआई। जीरो टिलेज का मतलब हुआ, जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ है, जीरो का मतलब होता है शून्य और टिलेज का मतलब होता है जुताई कुड़ाई करना। यानी जुताई कुड़ाई के नाम पे हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं। यानी कि जो अगर आपने खरीफ में अगर धान की फसल ली है तो वहाँ पर धान की फसल को काट करके और उसमें बिना जुताई कुड़ाई किए आप गेहूं की फसल को लगा दें, इसको कहते हैं जीरो टिलेज विधि। डॉक्टर साहब, ये जो विधि है हमारे किसान भाई अपने खेतों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जी,
इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि जीरो अभी तक किसान भाई परंपरागत ढंग से जो गेहूं की खेती कर रहे थे उससे ये जीरो टिलेज कैसे अलग है जी। तो पहले क्या होता था कि किसान जो है वो जब धान की फसल को काट लेते थे या कोई दूसरी फसल भी अगर उन्होंने लगाया है, मक्का लगाया, कुछ भी लगाया है, तो काटने के बाद खेत को अच्छे ढंग से 2 से 3 बार उसको जुताई करते हैं जी। जुताई करने के बाद उसको पाटा करते हैं। पाटा करने के बाद खेत को इस तरह से तैयार करते हैं कि बिल्कुल वहाँ पर जो मिट्टी की जो अवस्था है वो बहुत महीन हो जाती है। और गेहूं के बारे में ये कहावत भी है कि गेहूं के लिए ज़मीन को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वो मैदे के समान उसकी संरचना हो जाए, है ना। तो जितना आप मैदा करेंगे, जितना आप पाउडर करेंगे, उतना अच्छा होगा गेहूं के फसल को उगाने के लिए। ये पुराने जो परंपरागत विधि से चले आ रही है तरीके, उसमें ये मान्यता है और उसमें ये फसल होता भी है। लेकिन इन सब में क्या होता है कि आपका एक बहुत बड़ा समय इसमें आपको बर्बाद होता है ज़मीन को तैयार करने में और गेहूं लगाने में। कम से कम 10 से 15 दिन का समय इसमें बर्बाद होता है किसान भाई का। और जो दूसरा जो ये 3 बार 4 बार आप ट्रैक्टर से खेत की जुताई करेंगे, कुड़ाई करेंगे, जो लेबर लगाएंगे, उसमें जो आपको कुछ तो पैसा उसमें भी खर्च होगा, है ना। तो लागत इसमें ज़्यादा आती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा विधि खोज निकाला जिसको कहते हैं कि जीरो टिलेज। इसमें हम लोग कहते हैं किसान भाई को आपको खेत को बिल्कुल जुताई कुड़ाई नहीं करना है। आप आज धान की फसल काटें और दूसरे या तीसरे दिन उसमें जाकर के आप बिना जुताई कुड़ाई किए उसमें आप गेहूं की फसल लगा दें। तो इसमें क्या हुआ, 15-20 से 20 दिन का समय जो खेत तैयार करने में आपका जा रहा था उसकी बचत हो गई। नंबर 2 ये कि जो ट्रैक्टर और जो प्लाव के लिए जो आपको लागत, जो पैसा चुकाना पड़ रहा था, उससे भी आपको मुक्ति मिल गई और आपका गेहूं का उत्पादन का लागत कम हो गया। डॉक्टर साहब, इस विधि को हमारे किसान भाई अपने खेतों में इस्तेमाल कैसे करें? हाँ, ये बिल्कुल ये नया तकनीक है और इसको आपके माध्यम से हम लोग और भी अनेक माध्यम से हम लोग हर जगह इसको प्रचार प्रसार का कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन इसमें तरीका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे करें और किस ज़मीन में इसको करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादातर इसको मध्यम या नीची ज़मीन में किसान भाई जीरो टिलेज से अगर विधि से गेहूँ की खेती करना चाहते हैं तो मध्यम या नीची ज़मीन का चुनाव करें। धान को जिस दिन आप काटने जा रहे हैं, जिस दिन आपकी फसल पक के तैयार हो गई है, उसी दिन आपको जीरो टिलेज का थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप जीरो टिलेज से आपने सोच रखा है कि हम गेहूं को लगाएंगे, तो धान का फसल काटने समय आपको थोड़ा सा 1-2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये ध्यान रखना है कि जब आप धान फसल को काटते हैं तो जो उसकी नाड़ा की जो लंबाई होती है उसको कम से कम छोड़िए, है ना। जनरली देखा गया है कि किसान भाई 6 से 7 इंच का नाड़ा जो है खेत में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप जीरो टिलेज से गेहूं लगाना चाहते हैं तो धान का जो नाड़ा है वो कोशिश करें कि 2 से 3 इंच का ही छूटे वहाँ पे, है ना। और खेत को अच्छी तरह से साफ़ कर लें जी। साफ़ करने के बाद एक जीरो टिल ड्रिल मशीन आती है जो कि किसान भाई अगर उनके पास है तो उसका उपयोग करके लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। उसका भी एक दूसरा रास्ता है कि जो पतली वाली जो कुदाल होती है ना, जिसका एक तरफ का सिरा जो है चौड़ा होता है, दूसरी तरफ का सिरा नुकीला होता है, उस नुकीले वाले हिस्से से आप खेत में लाइन बनाना शुरू कीजिए, है ना। और लाइन इस तरह से बनाना है कि आपको इतना ही खोदना है कि उसमें गेहूं का बीज जो है छुप जाए जी। बहुत गहरा खोदने का ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का भी खोदने का ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 सेंटीमीटर आपको चीरा लगाना है खेत में और वहाँ पर पहले आप उसमें खाद डालेंगे, उसके बाद उसमें गेहूं के बीज को डाल करके और जो खोदने के क्रम में जो मिट्टी इधर उधर हुई है जो निकलती है उसी मिट्टी से उसको ढक दीजिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो मिट्टी निकलती है उससे वो बीज जो हमने डाला है वहाँ पे वो उससे नहीं ढक पाती है। तो उस हालत में क्या करेंगे, उस हालत में ये करेंगे कि आप खेत के अगल बगल से जो मिट्टी है उसको पाउडर करके उसको वहाँ पर हम लोग ढक देंगे।
डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो जीरो टिल एज विधि जो होती है वो सिर्फ धान और गेहूं के लिए हो सकती है या किसी अन्य फसल के लिए भी? नहीं, ये सिर्फ गेहूं के लिए है, धान के लिए भी नहीं है। जी जी। सिर्फ गेहूं फसल को हम अभी तक इसमें सफलता पा चुके हैं कि गेहूं फसल को हम लोग जीरो टिलेज विधि से हम लोग इसका उत्पादन कर सकते हैं। किसी अन्य फसल में अभी तक इसका प्रयोग संभव नहीं हो पाया है। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जीरो टिलेज विधि से जो निकाई गुड़ाई की जो समस्या होती है खेतों में, क्या वो इस विधि से कैसे निजात दिलाया जा सकता है? हाँ, इसमें देखिए, इसमें एक बात और है कि निकाई गुड़ाई जो खरपतवार आते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस दिन आप गेहूं के बीज को वहाँ पर डालते हैं और उसको बंद करते हैं, उसके 2-3 दिन के बाद किसी भी खरपतवार नाशी का छिड़काव करना यहाँ बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप खरपतवार नाशी नहीं छिड़केंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमें जीरो टिलेज विधि से गेहूं की बुआई के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी। इस विधि को अपनाने के बाद आपका बहुत ही लागत बचेगा, मजदूरी बचेगी और आप बहुत सारे मुनाफे भी कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार किसान। जोहार किसान। वाकई ये जानकारी भी क्या लाजवाब अरे थी। कुमार जी, लेकिन जब आते हैं ना तो एक से एक उम्दा जानकारी बिल्कुल, लेकर के आते हैं कि जीरो टिलेज विधि से गेहूं की बुआई के बारे में आज अपने विशेषज्ञ से हम जाने। बहुत अच्छी जानकारी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई, हमारे कुमार जी देखिए पत्रकार बंधु हैं, एक से एक खोज के जानकारी लाते हैं जी। और ये आप चलन में ये है भी और नहीं भी, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। आप किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं ये हमारे विशेषज्ञ ने बताया। तो अब आज का अंक शेष होने को है, हम आपसे इजाज़त लें, उससे पहले आप कागज़ कलम उठाएं और लिखें हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है किसान भाई बहनों, लेकिन किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देना हो तो आप हमें खत अवश्य लिखिएगा। ये खत लिखेंगे तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को, कुमार जी को, मंगरा को, सभी को दीजिए इजाज़त। जोहार।